पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। आज तो लाज बचा लो। देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। केजरीवाल को है किसका डर? सरकार बनाने से क्यों हिचक रही है आप? आखिर किसके दबाव में है केजरीवाल? बड़ी बहस प्राइमेट में सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। 8 औरतों से नारायण के संबंध। जमुना से नारायण का नाजायज बच्चा। पुलिस रिमांड में नारायण बोला, रासलीला का पूरा सच खोला। देखिए नारायण की रासलीला या कैरेक्टर ढीला, आज रात 10 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत गुलाम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, खबर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। खनन विभाग का औचक निरीक्षण, 200 कर्मचारियों में 150 मिनट ड्यूटी से नदारत। एमपी कांग्रेस में छिड़ा महाभारत, कांग्रेस नेताओं में हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की लगी होड़। कल्पना तरु ने दिग्विजय को ठहराया हार का जिम्मेदार। दरभंगा में हैवानों ने किया मानसिक विक्षिप्त युवती से गैंगरेप, पीड़िता की हालत बेहद नाजुक, आरोपी फरार। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, 11 की मौत, 10 घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी उतरा काल, ट्रेन की टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत। और दिल्ली के गांधीनगर में बाइक सवारों ने बरसाई गोलियां, 2 युवकों की मौत। पार्षद ने कहा मामूली झगड़ा हुआ, खूनी नहीं। खनन मंत्री गायत्री प्रजापति ने लखनऊ के खनन विभाग में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि विभाग में 200 अफसर और कर्मचारियों में से 150 अफसर नदारत हैं।
वहीं इलाहाबाद में फर्जी रेवेन्यू के लिए खनन अफसर और उनके स्टाफ को निलंबित कर दिया गया। वहीं कौशांबी में भी फर्जी रेवेन्यू का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश अवैध खनन का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। हाईकोर्ट की नाराजगी और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी नदियों की अवैध खुदाई कर रहे माफिया रोजाना करोड़ों का बालू, मोरंग और गिट्टी की खदानों पर डकैती डाल रहे हैं। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद आज उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति ने खनन विभाग पर अचानक छापा मारा, जहां पर मौके पर 200 लोगों में से करीब 150 लोग अनुपस्थित पाए गए। वहीं इलाहाबाद में खनन में गड़बड़ी पाए जाने पर इलाहाबाद के खनन अधिकारी समेत 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यालय में बाबू उपस्थित नहीं मिलते हैं, अधिकारी उपस्थित नहीं मिलते हैं, जिसको मैंने गंभीरता से संज्ञान में लिया और उसी परिपेक्ष में मैं आज जो है औचक निरीक्षण किया बिना किसी सूचना के कि ये लोग समय से आते हैं कि नहीं आते हैं। जिनसे लोग अनुपस्थित हैं, जो गंभीर पाए जाएंगे, ज़्यादा लापरवाह जिनकी जांच में हाजिर रजिस्टर है, तो मैंने संज्ञान में ले लिया हूँ। कार्यप्रणाली भी संज्ञान में ले रहा हूँ। जहां पिछली कैबिनेट बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खनन विभाग में लगातार मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताई थी, वहीं उस नाराजगी को देखते हुए खनन मंत्री ने अचानक ये कार्रवाई की, जिसका नतीजा इस कदर सामने आया कि मंत्री जी देखते रह गए। मंत्री जी ने खनिज भवन में अफसरों और कर्मचारियों के रवैये और कामकाज पर नाराजगी भी जाहिर की। इस दौरान कई कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। खनन मंत्री ने खुद माना कि पूरे प्रदेश से अवैध खनन की शिकायतें मिलने पर वो गंभीर हैं और अवैध खनन करने और कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में अवैध खनन से जुड़ी 2 दर्जन याचिकाएं दायर हैं, जिन पर सुनवाई जारी है और अफसरों को रोज कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। अफसर रोजाना खनन माफियाओं की मजबूत पकड़ का शिकार हो रहे हैं। वहीं सिर्फ प्रशासनिक चुप्पी और सरकारी खामोशी अभी भी जारी है। ऐसे में मंत्री का ये रुख जताना आने वाले दिनों में शायद खनन माफियाओं पर अंकुश लग सकेगी। शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री हमारे साथ गायत्री प्रसाद प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बताएं मंत्री, जिस तरह से औचक निरीक्षण किया गया है और साफ हो गया है, जिस तरह से खामियां पाई गई हैं कि खनन विभाग में किस तरह से हेराफेरी चल रही है। देखिए, ये हेरा फेरी अभी हाल की नहीं है, 2011 की है जी। जो रवन्ने बरामद हुए हैं और जो स्टॉक पकड़ा गया है उसमें 2011 और 12 के बसपा सरकार के हैं। अब ये निश्चित तौर से जो रवन्ने में हेरा फेरी हुई है और वो रवन्ने अब कुछ अधिकारी जो है, कर्मचारी मिल करके जो है जहाँ पे शिकायत मिली जारी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चोरी से उसको छिपा के रखे थे। लेकिन उनकी चोरी जो है हमने पकड़ ली और उनके खिलाफ कार्रवाई किया। और उसी का कारण है कि जब सिल्का सैंड वहाँ है इलाहाबाद में और वहाँ पर बालू का रवन्ना सिल्का पे चल रहा है, और जब मेरे संज्ञान में आया मात्र 29 रवन्ने, तो मैंने उसको सीधा जो है इसलिए विभाग में पहले जा करके उसको देखा कि सही क्या है। और जब मैंने जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाया तो तत्काल प्रभाव से 5 अधिकारियों को, खनन अधिकारी से लेकर के पूरे स्टाफ के जो दोषी हैं सबको निलंबित करने का काम किया। लेकिन प्रजापति जी, टीम भी गई हमारी जी। लेकिन प्रजापति जी, लोग काफी दिनों से आवाज उठा रहे थे खनन विभाग की तरफ से कि अफसर जो है वो लापरवाही करते हैं, लोग जो है वो माफियागिरी कर रहे हैं, इस तरह से खुदाई हो रही है, अवैध खुदाई हो रही है। आप सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब
मुख्यमंत्री जी जब नाराज हुए तब आपने कहीं जाके कार्रवाई की? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमने बराबर कार्रवाई की, मैंने निलंबन की कार्रवाई किया, लेकिन जो लूट थी बसपा सरकार की, लूट को हमने बंद किया था। और लूट को बंद करने का परिणाम है कि आज तक जितने हमारे पट्टे जारी हैं वो सिर्फ बसपा सरकार के हैं। उत्तर प्रदेश के हमारी सरकार के जब तक मुख्यमंत्री जी हैं, सरकार बनी, एक भी हम लोगों ने पट्टे अभी तक जारी नहीं किया हूं। और जो पट्टे मैंने नीति भी लाई थी उसमें भी हाई कोर्ट ने रोकने जी भूमि पे की देना चाहते थे, गरीबों का भला हो जाए, जो किसान का भला हो जाए। किसान की जमीन में बालू आई हुई है, बाढ़ आने के बाद नदियों उनके खेतों में बालू चढ़ाई है, तो उसको हम देना चाहते थे कि किसान जो है कम से कम उसका लाभ पाए और बालू निकाल करके अब उसमें अपने परिवार का भरण पोषण करे, खेती कर सके। तो उस पे भी माफियाओं कुछ जो बसपा के ही लोग जा करके और वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में से स्टे करा देने का काम किया। अभी तो इस तरीके से हमने तो पट्टे किए नहीं, फिर भी रॉयल्टी की जिस तरह चोरी होती थी वो बसपा सरकार में रॉयल्टी मात्र 35% 40% आई है पूरे उसमें शासनकाल में। और हमारी अभी जो है 1 साल की नहीं हुआ, इस सरकार में जो है रॉयल्टी जो है हमने 100% और 95% और 90% तक है जी। तो हर महीने की रॉयल्टी से 100 करोड़ रुपए ज्यादा, आज के लक्ष्य से में 100 करोड़ रुपए ज्यादा चल रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि अवैध खनन रुका हुआ है जी। जब अवैध खनन होता तो रवाना नहीं जारी होता है जी। तो अवैध खनन की ही तो रोकथाम मैं कर रहा हूं। अब खनन रुक गया तो अब उसका जो लोग दुरुपयोग कर रहे थे वो दोषी पाए जा रहे हैं, उसकी हम गहरी छानबीन कर रहे हैं कि ये कागज में किस तरीके हेरा फेरी कर रहे हैं जी। खदान तो बंद हो गई है, क्योंकि खदान से उस तरह से वो पा नहीं रहे जिस तरह बिना ऐसे लेके चले जाते थे। तो जबरदस्ती खोदते थे, रवाना भी ले लेते थे और रवाना का भी पैसा रख लेते थे, रवाना नहीं देते थे, चले जाते थे। लेकिन आज पूरे प्रदेश में शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का जो आप करें गंभीरता का ये सच है। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार गंभीर है। माफियाओं और गुंडा राज नहीं चलेगा, उसके खिलाफ नकेल लगाने के लिए पहले भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जो है जितना सख्त कार्रवाई होगी, किसी तरीके से इनको फर्जीफिकेशन नहीं होने, फर्जी नहीं लूट होने पाएगी, उसको हम बंद कराएंगे। और अभी मैंने इसीलिए निर्णय लिया कि जो रवाना, क्योंकि पंचिंग होता था, इसमें 10 टायरा 6 टायरा और 4 चक्की ट्रैक्टर का इस तरीके से रवाने में लिखा रहता है, तो उस पे लोग जो मोहर लगाते हैं वो मोहर में हेरा फेरी कर लेते थे और वो पंचिंग नहीं करते थे। लेकिन अब हमने आज डायरेक्टर को निर्देशित किया हूं और कि जो है इसका कलर हम चेंज कर देंगे, तो अब नए रवाने छपेंगे। और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक नीति भी ला रहा हूं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम उसकी भी प्रोसीडिंग में हैं कि ला करके रवाने का पंचिंग व्यवस्था कराऊं जी। तो अगर रवाना पंचिंग शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं होगा, उस पर भी हमारा प्रयास चल रहा है। तो हमने तो लगातार जी जो है माफियाओं की नकेल कसी है, अवैध खनन बंद कराया है और अवैध खनन के लिए सरकार के जो राजस्व को बढ़ाने का काम किया है। तो इस तरीके से कहीं इस तरीके से नहीं है कि किसी के कहने पर, किसी के दबाव बस मैं कर रहा हूं। प्रजापति जी, आपने 3 इलाकों में छापेमारी की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हाल है कि अधिकारी जो है वो किसानों की सुनते नहीं। क्या अब इसके बाद दूसरे इलाकों में भी छापेमारी की जाएगी? देखिए, बिल्कुल, चाहे जहां से शिकायत आएगी और हम वैसे भी संज्ञान लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपसे पहले कह दिया, गंभीर हैं। गरीब, किसान, मजलूम नौजवानों की सरकार है। किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, गरीबों के हित में, जो भी सरकार के जो भी अधिकारी कर्मचारी कोई भी अगर शोषण उत्पीड़न करेगा और अत्याचार करेगा वो बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी। और जो नीतियां हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए जो हमारे घोषणा पत्र में किए गए वादे हैं उसको सुचारू रूप से जो अधिकारी कर्मचारी लागू नहीं करेगा, निश्चित तौर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि छापेमारी के बाद अधिकारी कितना सबक लेते हैं। मंत्री जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जिस तरह से अब छापेमारी की गई, अब देखना यह होगा कि अधिकारी इस छापेमारी से कितना सबक लेते हैं। उधर पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं मुलायम सिंह ने भी मायावती को मुंहतोड़ जवाब दिया।
मुलायम का कहना है कि सपा हमेशा हर जाति के लिए खड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, बहुत बड़ा अन्याय किया, और इतना बड़ा अन्याय किया कि इनकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। यदि किसी भी ओबीसी की जाति को SC या ST में शामिल करना है तो ये अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं, और सच्चाई है कि दलितों से भी पीछे हैं। इनको न रोजगार है, नौकरी है, न जमीन है, मजदूरी से किसी तरह पेट भरते हैं। तो लगातार हम कई साल से, करीब 15 साल से लगातार संघर्ष करी, समाजवादी पार्टी आंदोलन भी किया कि 70 जातियों को आरक्षण कर दिया जाए। इनमें से कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका आरक्षण अन्य सूबों में है, मध्य प्रदेश में है, प्रजापति का आरक्षण मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से हर सूबे में किसी न किसी जात को आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जात के बराबर। यही मांग हमारी है कि अनुसूचित जात में इनको शामिल किया जाए और कोल को अनुसूचित जनजात में कर दिया जाए। महोबा में धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण तोगड़िया ने कांग्रेस पर जमकर चुटकी ली। तोगड़िया का कहना है कि कांग्रेस की हार के लिए कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीतियां जिम्मेदार हैं। इस देश में बहुसंख्यक को कांग्रेस ने नाराज किया है, जिसके चलते कांग्रेस की हार हुई है। महोबा में धर्म रक्षा निधि समर्पण के कार्यक्रम में आए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण तोगड़िया ने कांग्रेस की हार पर चुटकी ली है। तोगड़िया का कहना है कि कांग्रेस की हार के लिए कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीति जिम्मेदार है। इस देश में बहुसंख्यक को कांग्रेस ने नाराज किया, जिसके चलते कांग्रेस की हार हुई है। 15 सालों से दिल्ली में अपना सिक्का जमाए हुए कांग्रेस ने जहां कमर तोड़ महंगाई को बढ़ावा दिया, वहीं इस बात से परहेज नहीं किया जा सकता कि अपने शासन को लेकर कांग्रेस खासा चर्चाओं में रही है। वहीं 4 राज्यों के चुनाव के दौरान कांग्रेसी की हार ने ये साबित कर दिया कि कहीं न कहीं कांग्रेस जनता की पसंद अब नहीं रही। ऐसे में कांग्रेस की हार को लेकर राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटियां तोड़ने में जरा भी परहेज नहीं चाहती, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण तोगड़िया ने भी कांग्रेस की हार पर जमकर निशाना साधा। महोबा में धर्म रक्षा निधि समर्पण के कार्यक्रम में तोगड़िया ने कांग्रेस पर जमकर निशानेबाजी की। तोगड़िया का कहना है कि जहां सपा सरकार एक समुदाय विशेष को खुश करने में लगी हुई है, ऐसा ही हाल कांग्रेस का रहा। कांग्रेस की हार के लिए कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीति जिम्मेदार है। इस देश में बहुसंख्यक को कांग्रेस ने नाराज किया, जिसके चलते कांग्रेस की हार हुई है। एक बात स्पष्ट है कि ये चारों चुनाव में कांग्रेस का पराजय हुआ है और कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी नीति थी उनका यह पराजय है, और इसलिए भारत की संसद में प्रिवेंशन ऑफ द कम्युनल वायलेंस एक्ट लाने का जो कांग्रेस सोचती थी, वह निर्णय उनको वापस लेना चाहिए और हिंदुओं को हर्ट करने वाला किसी भी कदम नहीं उठाने का कांग्रेस को, हिंदू जनता को वचन देना चाहिए। ये देश में बहुसंख्यक को नाराज करके कोई शासन नहीं कर सकता है। अपने भाषण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि इस देश में बहुसंख्यक को नाराज करके कोई भी शासन नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा आप जैसी पार्टियों को होगा। जहां एक तरफ अपनी हार को लेकर कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है, तो वहीं कांग्रेस भी इन पार्टियों के सामने हथियार डालने वाली नहीं है। शहस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। झारखंड के रांची में 29 दिसंबर को मोदी की संकल्प रैली होनी है। इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी के नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। रैली का प्रचार करने के लिए बीजेपी नेताओं ने नमो रथ को रांची जिले के सभी गांवों में लोगों को रैली की सूचना देने के लिए भेज दिया है। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रैली में नरेंद्र मोदी को सुनने लाखों की भीड़ आएगी।
प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेसी नेता अपने ही नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। प्रदेश की नेता कल्पना तरु ने हार का कारण दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह और सांसद प्रेमचंद गुड्डू को बताया है। साथ ही कल्पना ने यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की हार नहीं हुई बल्कि संगठन की हार हुई है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसार का आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। कहते हैं जिंदगी एक सफर है, जहां कभी खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें हमारी रुकावट बन जाती हैं। पर हम कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, बस बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम, अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। आज तो लाज बचा लो। देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के दौसा में बीजेपी नेता के विधानसभा चुनाव हारने पर एक समर्थक ने खुदकुशी कर ली। दरअसल बीजेपी नेता नंदलाल को टिकट मिलने पर पैतृक जो मित्र कैलाश है वो काफी खुश था। उसके बाद वो नंदलाल के चुनाव के प्रचार में लग गया, लेकिन मृतक बीजेपी नेता की हार सहन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया। देखो, जो मेरा खुद का गांव है येलुदा गांव, वो बहुत बड़ा समर्थक था भाजपा का, और मेरे को तो मेरे से छोटा था मगर मुझे प्यार से नंदू कहा करता था। मुझे पता चला कल कि इस तरह से उसने फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। ये शाम की घटना है। मैं रात को था, क्षेत्र में था, लोगों के बीच में था, मैं भाग कर आया मेरे गाँव में, तो बच्चा सवेरे दाग लगेंगे, मैं दाग में आया। यहाँ के लोगों से पता चला मेरे को।
उधर कानपुर में उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद सपा नेताओं की असली तस्वीर देखने को मिली। उपचुनाव में शिकस्त खाई महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। आपको बता दें कि ये नजारा पुलिस देखती रही और तमाशबीन बनी रही। गौरतलब है कि यह घटना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी का संसदीय क्षेत्र भी है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस वहां पर मौजूद रही और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मेरी पत्नी सामान सीट पर चुनाव लड़ी थी और वो उनका सदियों से उस प्रधानी सीट पर कब्जा रहता है। उन्होंने पहले चुनाव नामांकन कराने से पहले पकड़ करने का, गोली मारने का, जान से मारने की धमकी बराबर देते रहे, हमेशा अटक करते रहे, चुनाव का प्रचार नहीं करने दिया, हमारे वोटरों को धमकाया। जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे ने रालेगढ़ सिद्धि में अनशन शुरू कर दिया है। उनके अनिश्चितकालीन अनशन को लेकर समर्थकों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं भोपाल में अन्ना समर्थक भी जन लोकपाल बिल को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उधर यूपी के लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी है। दरअसल अखिलेश यादव नियमित रोजगार की मांग को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। विगत विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया था। हमने कई माध्यमों से सरकार का ध्यान आकर्षित, अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन सरकार हम लोगों की समस्याओं की ओर कोई गौर नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है और ये सरकार से बाहर पार की लड़ाई है। विगत 2 दिसंबर 2010 को ग्राम रोजगार सेवकों ने शहीद स्मारक पर धरना करके ये ताकत दिखाने का साहस किया था, जिससे शहीद स्मारक धरना स्थल बंद हो गया है। उधर एमपी के ग्वालियर में एक नवविवाहिता ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। सुसाइड प्लेस से पुलिस को एक सुसाइड लेटर मिला है, जिसमें सुसाइड करने के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। आपको बता दें कि सुसाइड करने वाली प्रियंका की 10 महीने पहले ही शादी हुई थी। कुछ दिन बाद ससुराल से मायके आई थी, जिसके बाद शाम के 6 बजे पंखे से लटकी प्रियंका की लाश मिली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में लगी है। उधर ग्वालियर में शराबियों का हुड़दंग बढ़ता जा रहा है। बीती रात कुछ युवकों ने नशे की हालत में एक एक्टिवा सवार को रौंद डाला, जिसके बाद एक युवक से मारपीट भी की गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक में से एक खुद को एनएसयूआई का नेता बता रहा है। राजकोट के गुजरात में एक अनोखी पेंटिंग देखने को मिली है। दरअसल यहाँ के पेंटर जयती भाई सेम के 2 हिस्से करके उस पर पेंटिंग करते हैं। इन्होंने अभी तक 104 दिलकश पेंटिंग बनाई है, जिसमें भगवान से लेकर कुदरती सौंदर्य की पेंटिंग भी शामिल है। इन्होंने कई महान व्यक्तियों की भी पेंटिंग बनाई है, जिसमें गांधी जी, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टाइन समेत कई नामी हस्तियों की पेंटिंग शामिल है। उधर झारखंड में रेत के घाटों की नीलामी पर बवाल मच गया है। रेत घाटों की नीलामी रद्द करने को लेकर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोग विरोध पर उतर आए हैं, जिसके बाद रांची के विधायक सीपी सिंह ने रेत के मामले पर शीतकालीन सत्र में झारखंड सरकार को घेरने की तैयारी की है। सीपी सिंह का कहना है कि सोरेन सरकार रेत के मुद्दे पर फिसलकर रेत में ही धंस गई है। रांची में बालूघाट नीलामी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य हित में निर्णय होना चाहिए। सहयोगी दल और आरजेडी के तेवरों के बाद सीएम ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर सरकार में शामिल सभी लोगों से बातचीत करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आप पूरे राज्य में बालू के विषय पर काफी चर्चाएं हो रही है। निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में ये विषय है और सरकार भी चाहती है कि इस विषय पर
एक बेहतर निर्णय हो, राजहित पर निर्णय होनी चाहिए। हमने पहले भी इस बात को आपको बहुत संक्षिप्त में कहा है। तो झारखंड में रेत को लेकर सियासत की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।